बात 23 अक्टूबर 2018 की है। 23 अक्टूबर 2018 बेंगलोर में यहाँ पर एक ओरेकल कस्टमर केयर सेंटर का दफ्तर एक बिल्डिंग में 7वीं मंजिल पर रात के करीब 11:45 बज रहे थे। तमाम स्टाफ नाइट शिफ्ट में वहाँ मौजूद थे। इसी दौरान में एक दफ्तर का प्यून 7th फ्लोर पे बैठे हुए एक एम्प्लॉय के पास जाता है और कहता है कि आपसे मिलने 2 विजिटर आए। 11:15 बजे रात को अब 2 विजिटर, वो भी थोड़ा सा पकाता है, लेकिन इससे पहले भी कई उसके दोस्त और बाकी लोग मिलने आते रहते थे, तो उसे लगा कोई दोस्त होंगे। वो नीचे आता है मीटिंग रूम में जहाँ पे वेट कर रहे थे गेस्ट। 2 लोग लंबे चौड़े अच्छे कदकाठी के वहाँ बैठे हुए थे। अब ये शख्स उसके पास जाता है, वो उन्हें पहचान नहीं पाता, आंखों में सवालिया निशान कि आप लोग कौन हैं। और तभी उनमें से एक शख्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है और इस ओरेकल के एम्प्लॉय की तरफ हाथ बढ़ाते हुए सिर्फ 2 शब्द कहता है, हेलो मिस्टर तरुण। सुनते ही ये नाम सामने वाले शख्स के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगती हैं, क्योंकि ये नाम उसने 15 साल बाद सुना था। 15 साल तक किसी ने उसे तरुण कहकर पुकारा ही नहीं। इन 15 सालों में उसकी पहचान, उसका नाम एक ही था और वो था परवीन भटेले। तो उसके सारे दफ्तर के लोग, उसकी अपनी पत्नी, दोनों बच्चे, दोस्त, पड़ोसी, हर एक यही जानते थे कि इस शख्स का नाम परवीन भटेले है। इस दौरान में वो पुलिस वाला अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तब तक खौफ, दहशत कहें या फिर अनजाने में, या फिर ये कि वो अपने आप में सुध-बुध में नहीं है, वो भी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। दोनों हाथ मिलते हैं। सामने वाला उसके हाथ को पकड़ने के बाद उसकी उंगलियां टटोलता है। उस हाथ में एक उंगली ढूंढ रहा था जिसमें रिंग पहनते हैं, और वो उंगली उसकी टूटी हुई थी। जैसे ही वो हाथ मिलाता और उस उंगली की तरफ फेरता है अपने हाथ को, सामने वालों को यकीन हो जाता है कि यही तरुण है। इसके बाद फिर वो अगली लाइन कहता है, चलिए तरुण साहब, खेल ख़त्म, वापस अहमदाबाद चलते हैं। और उसके बाद वो दोनों शख्स उसे लेकर बिल्डिंग के नीचे उतरते हैं। नीचे बेंगलुरु पुलिस की गाड़ी थी, उसमें ये लोग उसमें सवार होते हैं और फिर वहाँ से अगले रोज़ यानी 24 अक्टूबर 2018 को तरुण को लेकर ये लोग अहमदाबाद पहुँचते हैं। तब उनमें से एक शख्स अहमदाबाद में बैठे अपने सीनियर अफसर डीसीपी को एक व्हाट्सअप मैसेज करता है और साथ में एक फ़ोटो, और मैसेज में सिर्फ इतना ही लिखा था, गॉट इट। अब सवाल ये था कि एक कॉल सेंटर के दफ्तर में काम करने वाले शख्स को रात 11:15 बजे 2 लोगों ने उठाया, साथ ले गए, नाम पुकारा, इन सब में कहानियाँ क्या थी। तो वो दोनों शख्स पुलिस वाले थे, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच से बेंगलोर आए थे और इसी शख्स की तलाश में आए थे। अब इसे लेकर ये अहमदाबाद पहुंच गए। ये कहानी का पहला पार्ट है। 2018 से 15 साल पहले चलते हैं पीछे। 2003 वैलेंटाइन डे। अहमदाबाद में एक हस्बैंड वाइफ रहा करते थे। उनमें से एक का नाम था तरुण धिनराज और उनकी पत्नी का नाम था सजनी। तरुण और सजनी की शादी सिर्फ 3 महीने पहले हुई थी, दिसंबर 2002 में, और अब तारीख थी 14 फरवरी 2003। सजनी अहमदाबाद के एक बैंक में एग्जीक्यूटिव अफसर थी और तरुण धिनराज अहमदाबाद के एक स्कूल में पीटी का टीचर था और वॉलीबॉल का कोच भी। दोनों की शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी, अरेंज मैरिज थी। ये दोनों केरला के बेसिकली रहने वाले थे, केरलाइट थे, लेकिन फिर सजनी का परिवार अहमदाबाद आ गया नौकरी की तलाश में। तरुण का परिवार भी पहले केरल में था, फिर मध्य प्रदेश में रहा, उसके फादर मध्य प्रदेश में पीटी के टीचर थे। एक भाई की नौकरी अहमदाबाद में लगी, फिर तरुण भी अहमदाबाद आ गया और यहीं पर एक स्कूल में वो भी वॉलीबॉल का कोच बन गया। इसके बाद केरल के कुछ लोगों के ज़रिए इन दोनों का रिश्ता तय होता है और शादी होती है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक था। शादी के बाद तरुण सजनी के साथ एक अपार्टमेंट में रहता है, लेकिन वो हमेशा जब भी कहीं बाहर जाता, वॉलीबॉल के मैच भी होते तो इसको बच्चों के साथ जाना पड़ता, तो अपनी वाइफ से हमेशा कहता था कि तुम घर में मत रहना अकेले, यहाँ पे लुटेरे, चोर ये सब होते हैं तो कुछ भी हो सकता है, तो जब मैं बाहर रहूँ तो तुम अपने मायके चले जाना। अहमदाबाद में ही सजनी के घर वाले थे, पिता थे, माँ थी, बहन थी, तो सजनी भी अपने घर चली जाती थी। आखिरी बार वो अपने घर उसी फरवरी 5 तारीख को गई थी और फिर लौट आई थी।
उसके बाद चली गई, आखिरी मुलाकात थी। वैलेंटाइन डे 14 फेब 2003 की रात, बल्कि शाम करीब 7:30 बजे सजनी की अपनी बड़ी बहन से बात होती है। बिल्कुल नॉर्मल कूल बात, सब कुछ पूछा ठीक ठाक। 10-15 मिनट की बातचीत के बाद फ़ोन रख देती है। इसके बाद 2 घंटे बीतते हैं। 2 घंटे के बाद अचानक तरुण का फ़ोन आता है सजनी के घर पे और कहता है कि आप लोग फ़ौरन हॉस्पिटल आइए, मामला सीरियस है, सजनी की हालत बहुत सीरियस है। ये सुनकर घर वाले बदहवास वहाँ से भागते हैं, आते हैं। तब तक पता चलता है कि सजनी की मौत हो गई। तरुण जो है वो बैठकर बेतहाशा रो रहा है। पुलिस आती है, मौके पर देखती है, सजनी के दुपट्टे से ही उसका गला घोट कर कत्ल किया गया था। अब तरुण की हालत ख़राब, लगातार रो रहा है। 3 महीने शादी को हुए थे। घर वालों को भी उससे पूरी हमदर्दी, अफसोस। अगले दिन अब सजनी का पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है। पर तरुण की ऐसी हालत नहीं थी कि वो अंतिम संस्कार कर सके। फिर बड़े भाई जो है उसके, वो मुखाग्नि देते हैं और इस दौरान में तरुण की हालत सदमे में बहुत बिगड़ जाती है और उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। 15 को एडमिट कर देते हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। इलाके के जो चोर उचक्के हैं उनकी लिस्ट बनाई जा रही है। सब कुछ ये था कि किसी को जो भी है इसके पीछे पकड़ा जाएगा। लेकिन अचानक 2 दिन के बाद 16 फेब 2003 की शाम को तरुण के बड़े भाई का पुलिस को फ़ोन जाता है और वो कहता है कि तरुण गायब है। तरुण हॉस्पिटल से गायब हो गया। अब यहाँ पे पुलिस को थोड़ा सा शुरू में डाउट भी था तरुण पे कि इस तरीके से घर में कैसे कत्ल हो सकता है। फिर वो बयान भी बदल रहा था, कभी कहता कि किसी चोर उचक्के ने मार दिया, कभी कहता नेचुरल डेथ है, लेकिन दुपट्टे से गले पे भी निशान था। लेकिन 48 घंटे के अंदर अंदर शाम को 16 फेब को अचानक तरुण हॉस्पिटल से गायब हो गया। अब पुलिस को काटो तो खून नहीं, क्योंकि एक बड़ा मामला था, मीडिया में भी खबर आ गई और एक जिसके ऊपर आपको शक है, आपने उसकी निगहबानी या पहरेदारी भी नहीं की, हॉस्पिटल में आपने वैसे ही छोड़ दिया और वो भाग गया। अब पुलिस वालों पर उंगलियां उठने लगी। सजनी के घर वालों ने भी इल्ज़ाम लगाना शुरू किया कि पुलिस की लापरवाही है। पुलिस के ऊपर प्रेशर बनना शुरू हो गया। अब पुलिस ने कहा ढूंढो। पुलिस ने तमाम कोशिश की, कहीं नहीं मिली। पुलिस ने तरुण के भाई, माँ बाप, इनको भी उठा लिया। कुछ दिनों तक ये लोग जेल में भी रहे कि इनकी भी मिली भगत है। बाद में खैर छूट गए, लेकिन तरुण की तलाश होती रही, तरुण मिला नहीं। सजनी के घर वाले, उनके माँ बाप और बहन, जब काफ़ी दिन बीत गया और तरुण मिला नहीं, उनकी बेटी का कातिल गायब है, तो उस वक्त नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के। 2006 की बात है। फिर 3 हो गए, 3 साल बीत गए, कोई पता नहीं चल रहा तरुण का। उन लोगों ने जाकर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और मदद मांगी। चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फिर मैसेज गया और पुलिस से कहा गया कि इस केस को आप सीरियसली लीजिए। अब इसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई। बाकायदा 1 लाख रुपए का इनाम रखा गया तरुण की खबर देने के लिए, लेकिन तरुण गायब। अब पुलिस ने उधर जो जांच की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, गला घोट कर कत्ल हुआ है। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पे पता चला कि ऐसा कोई अनजान शख्स घर में आया नहीं। फिर ये भी पता चला कि तरुण सजनी को शादी के बाद से ही तंग करता था। फिर ये पता चला कि शादी से पहले ही तरुण का एक लड़की से अफेयर था और वो उससे शादी करना चाहता था। पुलिस उस लड़की तक पहुंची। उस लड़की ने पुलिस को कहा कि हाँ, उसने मुझे 16 फरवरी यानी जिस दिन सजनी का कत्ल हुआ उसके 2 दिन के बाद मुझे कॉल किया और कॉल करने के बाद उसने कहा कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। उसने कहा तब तक सजनी की मौत की खबर मुझे आ चुकी थी, तो मैंने उससे कहा कि मैं कातिल से शादी नहीं करूँगी और मैंने उसके साथ जाने से मना कर दिया। लड़की का बयान सच था। पुलिस ने उसको क्लीन चिट दे दी। तो फिर यही कहानी आई कि अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। अब ये बात समझ में नहीं आई, अरेंज मैरिज थी, वो पहले भी मना कर सकता था, अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। शादी के 3 महीने बाद बीवी को मार डाला और गर्लफ्रेंड से शादी की पेशकश की, लेकिन गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया कि मैं एक कातिल से शादी नहीं करूँगी। अब मोटिव क्लियर हो गया था, कत्ल है, पति नहीं किया ये भी साफ हो गया, लेकिन कातिल फरार। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, तरुण का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस लगातार लगी रही उसके घर वालों के सर्विलांस पे। पूरे घर वालों की जगह जगह सादी वर्दी में पुलिस तैनात किए गए कि शायद वो घर पे मिलने आए। इस दौरान में फैमिली भी फिर शिफ्ट हो गई। 2009 आते आते तरुण के पिता की मौत हो गई और फिर पुलिस को पता चला कि 2009 में ही तरुण पहली बार केरल गया था, जब इसके माँ बाप गए थे, और वहाँ पहली बार कत्ल के बाद सजनी के यानी 6 साल बाद वो केरल में एक जगह पे अपने माँ बाप से आकर मिला।
उसे देखकर माँ बाप की भी हालत ख़राब हो गई। उन्होंने कहा अगर किसी ने देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी, पुलिस ढूंढ रही है। वो आखिरी मुलाकात थी। कहते हैं कि अपने माँ बाप से मिलने के बाद वो जब गया, उसके नेक्स्ट डे ही तरुण के पिता को हार्ट अटैक हो गया और दिल का दौरा पड़ने से 2009 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। अब पुलिस ढूंढती रही। धीरे धीरे जब वक्त बीता तो पुलिस भी सुस्त पड़ गई। एक तरह से केस तो क्लोज ही हो गया, लेकिन केस को पूरी तरह से बंद भी नहीं किया। कहते हैं कि हर महीने एक आध बार इस केस पे नज़र डाल देते। जब भी कोई नया पुलिस अफसर आता पूछता अपडेट क्या है। मंथली मीटिंग में इस केस को ऊपर रखा जाता, फिर पूछा जाता अपडेट क्या है। लेकिन इधर साल दर साल बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे 3 से 2016 आ गया, 2016 में और पुलिस अफसर आए। उन्होंने कहा कि इस केस की फाइल खोलो, अपडेट क्या पता करो। तो उन्होंने पता किया कि फादर की तो डेथ हो गई है तरुण के, माँ जो है वो अब MP में है, मंदसौर में, और एक बेटा उनका अहमदाबाद में है। लेकिन वो कहाँ है पता नहीं। अब मंदसौर में भी पुलिस ने आगे पीछे अपने सादी वर्दी में टीम लगाई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। लोगों से भी पूछा, कोई इस तरह का हुलिया का लड़का आता है, पता चला नहीं है। 2016 में उस लड़की ने जिसके साथ इश्क था तरुण का, जिसको अपनी बीवी का कत्ल करने के 2 दिन बाद उसने ऑफर किया था शादी करने के लिए, और जिसने कातिल कहकर शादी से मना कर दिया था, उससे पुलिस ने कांटेक्ट किया कि तुम्हारे पास कोई खबर आई कभी पलट के उसने तुम्हें याद किया। तब उस लड़की ने पहला क्लू दिया। उसने कहा कि हाँ, अभी 2016 में ही मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि उसने तरुण या उसके जैसे मिलते जुलते हुलिया वाले शख्स को दिल्ली के एक मॉल में देखा है। अब पुलिस की टीम दिल्ली के मॉल और उस इलाके को छानने के लिए अपनी भेजती है। फिर ये भी पता चलता उसी दौरान में जब देखने की बात थी, तरुण की माँ भी दिल्ली में थी। तो अब ये था कि शायद वो माँ के साथ हो, लेकिन तमाम चीज़ें खंगालने के बावजूद तरुण नहीं मिला। 2016 के इस क्लू के बाद पुलिस को एक चीज़ का यकीन हो गया था कि तरुण जिंदा है। इस दौरान में जब तब खबर आती, कभी उसको गुजरात में देखने की बात आती, कभी महाराष्ट्र में, कभी मध्य प्रदेश में, 5 राज्यों और उसके पूरे फैमिली के अराउंड 4000 फ़ोन नंबर मोबाइल के, इनको खंगाले। 4000 नंबर्स सब बेकार। माँ के नंबर को भी पुलिस ने रडार पर रखा हुआ था। तो उस माँ के नंबर से ये पता चलता था कि ये कुछ लोगों से तो बात कर रही हैं केरल और ये, लेकिन जितने भी लोग थे वो सब रिश्तेदार थे। तरुण शायद किसी नंबर पे बात नहीं कर रहा था। पुलिस अंधेरे में थी। धीरे धीरे अब इस बात को 15 साल बीत गए। 2018 आने के बाद अब पुलिस का ये था कि टीम लगी हुई थी अपडेट में कि इसको ढूंढना है। इसी दौरान अब पुलिस ने, जो ये अनम्मा एक रिटायर्ड नर्स थी, ये तरुण की माँ, तो एक भाई अहमदाबाद में था, उस भाई को पूरी तरह से ग्रिल किया, उस भाई के तमाम सर्विलांस लगाए, नंबर लगाए, बट उसे पता चल गया कि इस भाई के साथ तरुण कांटेक्ट में नहीं है। तो पुलिस की पूरी उम्मीदें अब उसकी माँ पे ही टिकी थी। पुलिस ने उनकी माँ के सारे नंबर, जो भी बातें होती थी, सारे नंबर को ट्रेस करके अपने पास रखा, चुपचाप सुनते भी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक रोज़ उसी माँ के मोबाइल पे एक लैंडलाइन नंबर आ गया, कॉल, और ये लैंडलाइन जो नंबर था ये बेंगलोर का था। अब पुलिस हर नंबर जो आता उसको क्रॉस चेक करती थी माँ के। ये पहली बार था कि जब बेंगलोर से किसी लैंडलाइन नंबर से कॉल किया गया था। पुलिस ने उस नंबर को चेक किया तो पता चला कि ये बेंगलोर के ओरेकल कस्टमर केयर का नंबर है। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम थोड़ी हैरान कि तरुण की माँ को ओरेकल कस्टमर केयर से क्या काम, कोई ऐसी चीज़ नहीं। तो सारी निगरानी करने के बाद, सारी छानबीन करने के बाद पुलिस ने कहा कि इस नंबर को टटोला जाए। फिर ये भी हुआ कि कहीं इसी जगह पे तरुण काम तो नहीं करता। अब इसके बाद क्राइम ब्रांच की टीम अहमदाबाद से बेंगलोर के लिए रवाना होती है 22 अक्टूबर 2018 को। वहाँ जाने के बाद बेंगलोर पुलिस से कांटेक्ट करती है और फिर कहती है कि इस ओरेकल कस्टमर केयर में हमें एक एम्प्लॉय के बारे में डिटेल चाहिए। बेंगलोर पुलिस भी इस ऑफिस के HR डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करती है और कहती है कि हमें आपके यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं उन सब की लिस्ट चाहिए आपके एम्प्लॉय की। ये जाहिर नहीं करते हैं कि किसकी खास तौर पे चाहिए, क्योंकि अलर्ट चौकन्ना हो जाए सामने वाला। सारे एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए, हमारा रूटीन प्रोसीजर है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ओरेकल कस्टमर केयर सेंटर के HR की तरफ से लिस्ट आ जाती है मुलाजिमों की, एम्प्लॉय की। उस पूरे लिस्ट में कहीं पे भी तरुण भटेवाल नाम का कोई एम्प्लॉय नहीं था।
बट उस लिस्ट में एक नाम देखकर पुलिस जो अहमदाबाद से आए थे उसके थोड़े कान खड़े हो जाते हैं, और वो नाम था प्रवीण भटेले। अब पुलिस को लगा कि ये नाम कहीं उसने सुना है। फिर याद किया पुलिस ने, तो पता चला कि जो उसकी माँ है वो जो कॉल करती थी, एक कॉल वो प्रवीण भटूले को भी करती थी, और वो उसकी वाइफ निशा को भी करती थी, और निशा का भी नंबर उसकी माँ के पास था, और माँ के पास भी निशा का नंबर था। दोनों अक्सर बातें करते थे। तो पुलिस ने अब प्रवीण भटेले और निशा इनकी कुंडली खंगालनी शुरू की। तो पता चला कि ये लोग सोशल मीडिया पे कभी हैं ही नहीं, ना कभी इन्होंने अपनी तस्वीर डाली है। ये बड़ा अजीब लगा कि आज के दौर में ऐसा कैसे। फिर ये पता चला प्रवीण भटेले और निशा के 2 बच्चे भी हैं। अब उस लिस्ट में प्रवीण भटेले का तो नाम है, लेकिन तरुण का नाम नहीं है। और प्रवीण भटेले के मोबाइल से उसकी माँ की बातचीत ये पुलिस को मालूम है कि होती है, और वो निशा एक नाम की जो उसकी बीवी है। तब पुलिस को लगा कि कहीं प्रवीण भटेले ही तो तरुण नहीं है, क्योंकि कनेक्शन एक है कि वो तरुण की माँ से क्यों बात कर रहा है। तो पुलिस ने ज़ीरो इन किया प्रवीण भटेले पर। अब लेकिन ये कि प्रवीण भटेले को और कैसे पुख्ता किया जाए कि ये वही तरुण है जो भागा हुआ 15 साल से। तो फिर अहमदाबाद पुलिस को पूरा उसकी केस हिस्ट्री सब कुछ मालूम थी। इसी के बाद लिस्ट आने के नेक्स्ट डे बेंगलोर पुलिस के साथ लेकर ओरेकल के ऑफिस में पहुंचते हैं 7th फ्लोर पे, जहां पर प्रवीण भटेले बैठा करता था। और फिर वहां पे मैसेज दिया जाता है। फिर वो प्यून जो है वो बुला कर लाता है कि 2 गेस्ट हैं, और वो जब सामने आता है तब उसमें से एक पुलिस अफसर कहता है, हेलो मिस्टर तरुण, जिसको सुनकर उसकी हवा ख़राब हो जाती है, क्योंकि इस पूरे दफ्तर में उसे लोग प्रवीण भटेले के नाम से पिछले 10 सालों से जानते थे, क्योंकि वो 10 साल से इस दफ्तर में काम कर रहा था। इसके बाद जब वो हाथ मिलाता है तो उस उंगलियों को टटोलता और पता चल जाता कि उंगली टूटी हुई है, मतलब दोनों तरफ से पुख्ता हो गया था कि ये शख्स प्रवीण भटेले नहीं बल्कि तरुण धिनराज है। और इसी के बाद उससे कहा जाता है कि अब खेल खत्म और चलो वापस। तो एक लैंडलाइन नंबर की वजह से भेद खुला। दूसरा, इसी दौरान में फिर पुलिस को पता चला कि आखिर ये माँ बेटे बात करते थे, ये लैंडलाइन नंबर अगर ना होता तो क्या होता। तो पता चला कि उस दिन उसने कोशिश की, उसके मोबाइल से बात नहीं हो पा रही थी, और माँ से बात ज़रूरी करनी थी। माँ अकेली थी, उसे चिंता भी हो रही थी। तो ये थोड़ी सी लापरवाही बरत गया, और उसने ऑफिस में बैठे बैठे अपने ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से माँ के नंबर पे कॉल कर दिया, और ये पुलिस के रिकॉर्ड में आ गया। अगर वो लैंडलाइन नंबर से कॉल ना करता तो शायद तरुण का राज 15 साल है और ना मालूम कितने सालों तक राज ही बना रहता। लेकिन कहते हैं कि कहीं ना कहीं एक ज़रा सी चूक आपको कब पकड़वा दे और आपका भेद कब खुल जाए नहीं कह सकते। वही चीज़ हुई, लेकिन इसमें कमाल अहमदाबाद पुलिस भी थी, खासतौर पर क्राइम ब्रांच की टीम, जिसने 15 साल के इसमें सुस्त रफ्तारी भी आई, सब कुछ आया, लेकिन तरुण की तलाश बंद नहीं की। तरुण अब जेल में है, साबरमती जेल में, और जो कुछ उसने किया है उसके लिए उसे सज़ा भी वैसे ही मिलेगी।